Hi guys, how are you guys? Welcome to all of you at my YouTube channel. And guys, capital budgeting class 3. I'm really sorry कि ये चैप्टर मुझे 3 पार्ट्स में कराना पड़ गया, ठीक है? बट आई एम वेरी श्योर द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपको सारा समझ आना चाहिए था, ठीक है? और अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कैपिटल बजटिंग पार्ट 3, जिसके अंदर 5 टेक्निक्स जो मेरी बच गई थी उन्हें मैं अब आपको हर टेक्निक को विद क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और मैं वैसे आपको बता दूं कि यही वो 5 टेक्निक है जो आपको ज़्यादा परेशान करती हैं जो बची हुई हैं, ठीक है? तो आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इन 5 टेक्निक्स को जब हम पढ़ेंगे तो आई एम वेरी श्योर इन्हीं में से कोई ना कोई टेक्निक आपके एग्जाम में आएगी, वेदर आप सी एस प्रोफेशनल में हो चाहे आप सी एस एग्जीक्यूटिव में हो, ठीक है सर? तो आज की क्लास वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ओके सर, डन। शुरू करें? ठीक है सर, लिखो जरा। सबसे पहली जो टेक्निक, हम ये 5 टेक्निक हमारी बच गई थी बच्चे, ठीक है? इनको एक एक करके मैं स्टडी करूंगा आपके साथ, ठीक है? सबसे पहले आ रही है ईएसी ईएबी अप्रोच। ईएसी की फुल फॉर्म अगर आपको याद हो तो इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट एंड इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट अप्रोच। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये अप्रोच यूज कब होती है। याद रखिएगा, कभी भी अगर ऐसा हो कि कोई दो प्रोजेक्ट्स हो और हमें दोनों को कंपेयर करना हो कि बेटर कौन है, और दोनों प्रोजेक्ट्स में लाइफ अगर अलग हो तो हम लोग ईएसी ईएबी अप्रोच फॉलो करते हैं, ठीक है जी? ठीक है सर। ईएसी ईएबी अप्रोच फॉलो कब करनी है? जब दो प्रोजेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन आर हैविंग डिफरेंट लाइफ, ठीक है सर। अब सर, और अब सर ये बताओ मुझे, ईएसी और ईएबी, यहाँ पे आपने दो बातें लिखी हैं, हमें ईएसी कब करनी होती है और ईएबी कब करनी होती है? तो याद करेंगे, अगर हमें सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैश फ्लोज आउटफ्लोज के बारे में बताया जाता है, नो इंफॉर्मेशन फॉर इनफ्लोज, तो हम ईएसी फॉलो करते हैं, ताकि इससे हमें इक्विवेलेंट एनुअल कैश फ्लोज पता चल जाते हैं। और ईएबी में हमें बेनिफिट्स पता चलते हैं, इसको हम इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट भी बोलते हैं कई लोग। और इक्विवेलेंट एनुअल बेनिफिट्स में हम लोगों को तभी कर सकते हैं जब आपको इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज दोनों का डाटा दिया हो, ठीक है सर? सिर्फ अगर कॉस्ट का डाटा दिया है तो ईएसी, अगर कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों का डाटा दिया है तो आप लगाएंगे ईएबी अप्रोच, ठीक है सर? ठीक है जी। अब सवाल ये है कि ईएसी निकलता कैसे है, ईएबी निकलता कैसे है? तो आई एम वेरी श्योर आपको याद होगा, हमने पढ़ा था ईएसी निकालने के लिए हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज डिवाइड बाय पीवीएएफ कर देते हैं, जितनी भी उसकी लाइफ होती है और जो भी रेट ऑफ डिस्काउंट होता है, ठीक है सर? और ईएबी निकालने का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था एनपीवी अपॉन पीवीएएफ। हाँ सर, याद है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्वेश्चन में रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों दिए हुए हैं तो आप क्या निकालोगे? ईएबी। और ईएबी के लिए पहले क्या निकालना पड़ता है? एनपीवी, ठीक है सर? और अगर सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉस्ट दी होती है तो हम निकालते हैं ईएसी, ठीक है सर? सर अब एक बात बताओ, मान लो मैंने दो प्रोजेक्ट का ईएसी निकाल लिया, तो डिसीजन कैसे लूंगा मैं? तो आप ध्यान रखना, वो प्रोजेक्ट जिसका ईएसी कॉस्ट कम होना चाहिए वो एक्सेप्ट हो जाएगा। लोअर ईएसी, याद रखना, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर आप ईएबी निकाल रहे हो तो बेनिफिट्स निकाल रहे हो, तो वो बेटर होगा जिसका बेनिफिट ज्यादा होगा, तो यहाँ पे हायर वाले को एक्सेप्ट कर लेना। अगर आप ईएसी निकाल रहे हो तो उसे एक्सेप्ट करना जिसका कॉस्ट कम होगा, ठीक है सर? ठीक है सर। सर जितना आपने पढ़ाया ध्यान से सुनेंगे। ईएसी ईएबी अप्रोच तब यूज करनी है जब लाइफ ऑफ टू प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन इज डिफरेंट, राइट? नंबर टू, ईएसी तब फॉलो करते हैं जब इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉस्ट दिया जाता है, कैश आउटफ्लोज दिया जाता है, बिल्कुल सही। और अगर इनफ्लो आउटफ्लो दोनों का डाटा हो तो ईएबी। ईएसी के अकॉर्डिंगली अगर डिसीजन लेना हो तो जिस प्रोजेक्ट का ईएसी सबसे कम होगा वो बेटर होगा। और ईएबी के अनुसार अगर डिसीजन लेना हो तो जिसका ईएबी ज्यादा होगा वो बेटर होगा, ठीक है सर? ईएसी निकलता कैसे है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज अपॉन पीवीएएफ। और ईएबी कैसे निकलता है? एनपीवी अपॉन पीवीएएफ, ठीक है सर? ठीक है सर। नेक्स्ट, अब ईएसी निकलता कैसे है, ईएबी कैसे निकलता है, मैंने एक इलस्ट्रेशन क्रिएट करी है, ध्यान से देखेंगे। सपोज करो वी हैव टू प्रोजेक्ट्स, दोनों में आउटफ्लो गिवन है 1 लाख 1.5, दोनों की लाइफ गिवन है।
इसमें हर साल कॉस्ट आएगी रिपेयरिंग वगैरह की 50,000 और इसमें 20,000। डिस्काउंट रेट है 10%। 10% जितना मैं पूछूंगा उसका जवाब देना। पहला क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन इस टाइप को बिलोंग करता है या नहीं? आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज प्रोजेक्ट ए की लाइफ 3 साल है और प्रोजेक्ट बी की लाइफ कितनी है? 4 इयर्स। तो जब दो प्रोजेक्ट की लाइफ अलग होती है तो ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है सर। अब जब ये पता चल गया कि ये कॉन्सेप्ट आएगा तो अब डिसाइड करना है ईएसी है या ईएबी। उसके लिए तरीका देखो, आउटफ्लो भी हमारी कॉस्ट होती है और हर साल हमें कॉस्ट का ही डाटा दिया हुआ है। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्या दी हुई है? कॉस्ट। तो इसका मतलब आपको ईएसी निकालना पड़ेगा। तो अब आप ईएसी ए का भी निकालोगे, ईएसी बी का भी निकालोगे और जिसका ईएसी कम होगा ना वो प्रोजेक्ट ले लेना। ठीक है सर। अब ईएसी कैसे निकालते हैं वो सुनो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस। अच्छा, कई बार आपको अगर इसका रीजन चाहिए कि सर बिकॉज आई एम रिवाइजिंग, राइट, और अगर इसका रीजन चाहिए तो आई एम वेरी श्योर अगर आपने मुझसे रूटीन में पढ़ा था तो आपको मालूम था कि इसका क्या लॉजिक है। ठीक है ना। तो अभी तो हम रिवाइज कर रहे हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को, तो इसलिए मैं सीधा सीधा आपको फॉर्मूलेज याद करा रहा हूँ और क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है ना। ठीक है सर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज कैसे निकालेंगे? देखो, क्या 1 लाख शुरू में वो था ही आउटफ्लो, तो शुरू वाला आउटफ्लो तो होता ही प्रेजेंट में है, तो उसको कुछ नहीं करना। ठीक है। और ये जो 50,000 आप 1 साल का दे रहे हो, इसकी प्रेजेंट वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या 50 इंटू पीवी ए एफ कर? क्यों सर? क्योंकि 50 50 50, क्या ये 3 साल तक लगातार आया, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू। हाँ सर ठीक है। डिवाइड बाय पीवी ए एफ एन थ्री रेट पे 10%। सर हमने सॉल्व कर लिया पूरा और हमारे पास आंसर आया 90,211। इसका मतलब इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट या कैश आउटफ्लो कितना है इसका? 90,211। ऐसी अब हम प्रोजेक्ट बी का निकालेंगे। सेम मैंने प्रोजेक्ट बी का निकाला। ये तो इनिशियल था ही, प्रेजेंट में कुछ नहीं करा, और जो हर साल था उसको प्रेजेंट में ले आया मैं। डिवाइड बाय पीवी ए एफ, इसको पूरा सॉल्व करा, ये आंसर आ गया। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों में ईएसी का डिसीजन कैसे लेंगे जिसमें ईएसी कम होगा। तो आप मुझे बताओ, पहले वाले का ईएसी कितना बच्चे? 90,211। दूसरे वाले का 67,320। तो किसका कम है? बी का। तो क्या बी एक्सेप्ट हो जाएगा? यस सर। डन सर। और अगर सर हमें इंफॉर्मेशन रेवेन्यू की होती तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। मान लो इनिशियल आउटफ्लोज ए का 1 लाख, बी का 1.5 लाख, लाइफ दिया हुआ है 3 और 4। सेविंग इन कॉस्ट कौन बताएगा? सेविंग इन कॉस्ट को क्या हम इनफ्लो बोलते हैं? हाँ सर, क्योंकि जितना कॉस्ट में बचत होएगी क्या वो एक तरह से मेरी इनफ्लोज बनेंगे। ठीक है सर। तो एक तरह से ये इनफ्लोज गिवन है आपको। 10% डिस्काउंट रेट है। अब आप मुझे बताओ, जब इनफ्लो आउटफ्लो दोनों गिवन है, क्या आप एनपीवी निकाल सकते हो? बिल्कुल सर। तो आपने पहले एनपीवी निकालना है और एनपीवी का फॉर्मूला आपको बड़े अच्छे से आता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज। तो इनफ्लोज कितना था? 50,000 का प्रेजेंट वैल्यू पीवी ए एफ एन थ्री माइनस आउटफ्लो इज 1 लाख। ठीक है सर। ये आ गया एनपीवी प्रोजेक्ट ए का। ऐसे ही एनपीवी प्रोजेक्ट बी का। ठीक है सर। अब मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों की लाइफ सेम नहीं है तो हमें क्या निकालना? दोनों प्रोजेक्ट्स का ईएबी। हाँ सर। कैसे निकालेंगे? सर हम क्या करेंगे, एनपीवी अपॉन पीवी ए एफ, एनपीवी अपॉन पीवी ए एफ। तो ये हमारे पास दोनों का क्या निकल आया? ई ए बी निकल आया। और मैंने क्या कहा था, डिसीजन बेस्ड ऑन ई ए बी कैसे लेना है? जिसका ई ए बी ज्यादा है। किसका ज्यादा आ रहा है? प्रोजेक्ट बी का। तो हम बी को एक्सेप्ट करेंगे। ओके। तो आपको आई एम वेरी श्योर ई ए सी ई ए बी याद आ गया होगा। कब यूज करते थे? जब लाइफ ऑफ टू प्रोजेक्ट डिफरेंट होती थी। ईएसी कब यूज करते थे? जब हमें इंफॉर्मेशन सिर्फ कॉस्ट का दिया हो और अगर हमें कॉस्ट एज वेल एज बेनिफिट्स यानी कि आपको आउटफ्लो भी दिए हैं इनफ्लो भी दिए हैं तो ईएबी लगाना है। ठीक है सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो ये हमारा एक टेक्निक हो गया खत्म। आई होप सो ये हमें टेक्निक पूरी क्लियर हो चुकी है। हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गई है। कोई, चलिए अब हम करेंगे टेक्निक नंबर 2। टेक्निक नंबर 2 यहाँ पे मार्क करेंगे इन्फ्लेशन। इस टेक्निक को पढ़ने के लिए ना मैंने आपको कुछ बेसिक सी बातें बताई थी, जरा एक बार ही दोबारा से याद करते हैं। हम लोगों को मालूम है कि जितने भी कैश फ्लोस और जो डिस्काउंट रेट होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रियल कैश फ्लोस, एक होते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड जिनको हम मनी कैश फ्लोस बोलते थे। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। एक होता है रियल डिस्काउंट रेट, एक होता है मनी डिस्काउंट रेट।
सर अब दोनों में फर्क क्या होता है, एक बार याद करेंगे जरा मेरे साथ। सर अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर एक बात बताओ आज आपकी फीस कितनी है, तो मैंने आपको बोला कि सर मेरी जो फीस है ना वो आज है 10,000। और किसी ने मुझसे पूछा सर एक साल बाद आपकी फीस कितनी होगी, तो मैंने कहा 12,000 होगी। ठीक है जी। आपको मुझे क्या बताना है कि ये जो मैंने आपको बताया कि मेरी फीस 10,000 से 12,000 हो जाएगी, क्या इसमें जो राइज आया है, ये जो राइज आया है ये किस वजह से आया होगा? सर देखिए 20% टोटल राइज आया है, आई होप सो, अगर आप समझ पा रहे हो तो। ठीक है सर। कहते हैं ये जो 20% राइज आया है ना, इसको बोलते हैं मनी राइज। क्योंकि मॉनेटरी टर्म्स में क्या मेरी फीस 20% बढ़ चुकी है। बिल्कुल सही। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने 20% से फीस तो बढ़ाई है, लेकिन अगर इसमें ड्यूरिंग 1 ईयर 8% इन्फ्लेशन आया था, 8% इन्फ्लेशन भी आया था, तो क्वेश्चन है कि क्या वाकई में ही मेरी रियल राइज 20 आई होगी या 20 से कम? मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना। मैंने अपनी मॉनेटरी टर्म्स में फीस कितनी बढ़ाई है? 20%। ठीक है सर। और इन्फ्लेशन आ गया उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर 8%। तो एक सोच के बताओ, अगर मैं ये कहूं कि जितने से मैंने फीस बढ़ाई उसमें से कुछ प्रतिशत मार्केट में महंगाई हो जाती है, तो रियल टर्म्स में मेरी फीस 20% राइज नहीं हुआ, ध्यान रखना। सर बिल्कुल सही कह रहे हो। एक एग्जांपल और देता हूं, चलो सोचो। अगर मैं कहूं कि एक आदमी की आज 1 लाख सैलरी है, ठीक है, और उसके एम्प्लॉयर ने उसकी सैलरी 8% से बढ़ा दी, तो उसको मॉनेटरी टर्म में क्या अब 1,08,000 मिल रहा है? हाँ सर। सोच के देखो, अगर 8% ही इन्फ्लेशन महंगाई हुई होती, तो सोच के देखो अगर मेरी सैलरी का मॉनेटरी राइज भी 8% है और इन्फ्लेशन भी 8 है, तो रियल टर्म्स में मेरी सैलरी में कोई राइज नहीं आया। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा चलो और बताता हूं। अगर इन्फ्लेशन 7 आई होती, तो क्या मेरी सैलरी रियल टर्म्स में थोड़ी सी तो बढ़ी है? हाँ सर। और अगर इन्फ्लेशन 9 होता, तो सर रियल टर्म्स में आपकी सैलरी बढ़ी नहीं है, आपकी सैलरी घट गई है। हाँ सर क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। कहते हैं रियल टर्म्स में जब भी हम कभी बात करते हैं ना, तो हम मॉनेटरी टर्म्स में बातें करते हैं, और जब हम मॉनेटरी टर्म्स में बातें करते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है। और अगर मैं उस इन्फ्लेशन इफेक्ट को हटा दूं ना, तो वो बन जाता है रियल राइज। क्या बन जाता है? रियल राइज। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहीं से। कहने को मेरी फीस 2,000 से बढ़ी है, लेकिन इसमें से कुछ राइज इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन ऑल्सो। तो अगर मैं इन्फ्लेशन वाले इफेक्ट को हटा दूं, कैसे हटाऊंगा, ध्यान से देखेंगे। आपने क्या करना है, ईयर 1 में जो आपकी मॉनेटरी कैश फ्लो दिया है ना, उसमें से 1/इन्फ्लेशन को आपने डिवाइड करना है। क्या होगा सर इससे? देखो 12,000 अगर डिवाइड बाय 1.08 कर दूंगा ना, मैं आपको करके दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को एक्चुअल में समझ आए कि क्या हो रहा है ये। 12,000 डिवाइड बाय 1.08, तो ये आएगा 11,111। तो मेरा ध्यान रखना, आप क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि मेरी रियल टर्म्स में जो फीस बढ़ी है ना, वो सिर्फ 1,111 रुपये बढ़ी है। हालांकि मनी टर्म्स में मैं कितना एक्स्ट्रा ले रहा हूं? 2,000। बट रियल टर्म्स में क्या मुझे सिर्फ 1,111 रुपये ही फीस बढ़ी है, क्योंकि बाकी का जो राइज था क्या वो इन्फ्लेशन की वजह से नलीफाइड हो जाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो सर इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर हमें मनी कैश फ्लोज को रियल में कन्वर्ट करना हो, तो क्या हमें डिवाइड बाय 1+इन्फ्लेशन करना होता है? बहुत बढ़िया सर, मैं यही कह रहा हूं। तो आप समझेंगे जरा। एक दो फॉर्मूले में लिखवा रहा हूं, पहले लिखो जरा। रियल कैश फ्लोज बराबर होता है मनी कैश फ्लोज अपॉन 1+इन्फ्लेशन। ठीक है सर। सर एक बात बताओ, अगर ये मनी कैश फ्लो 12,000
यहां पे सेकंड ईयर में आपकी फीस है मान लो 14,000, मान लो फर्स्ट ईयर के बाद आपकी फीस 12 होएगी और 2 साल बाद 14 होएगी, तो सर इसका रियल क्या होगा, तो वो भी सुन लो। अगर ये मनी कैश फ्लो ईयर 2 का है, तो कौन बताएगा यहां से ईयर 2 तक जाने में क्या मैंने 2 इन्फ्लेशन जोड़ी होंगी, तो हम इसमें 1 प्लस इन्फ्लेशन का स्क्वायर डिवाइड करेंगे। ठीक है सर। सर अगर ये थर्ड ईयर का होता तो 1 प्लस इन्फ्लेशन का क्यूब। ओके, तो ये हमारे पास क्या निकलेगा, रियल कैश फ्लो। ठीक है सर। बिल्कुल उसी प्रकार से अगर मैं आपको ये कहूं कि मनी का डिस्काउंट रेट यानी कि मनी राइज अगर 20 है, जिसमें से इन्फ्लेशन कितना है 8, तो रियल कितना होगा। कई बच्चे क्या करते हैं 20 माइनस 8 12%, ऐसे नहीं करना बेटा, वो भी फॉर्मूला लिख लीजिए आप। कहते हैं 1 प्लस रियल डिस्काउंट रेट एंड 1 प्लस इन्फ्लेशन, सॉल्व करने पर आता है 1 प्लस मनी डिस्काउंट रेट। ठीक है जी, इसी एग्जाम्पल में ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा मेरा मनी राइज 20% हुआ है, ठीक है सर, और इन्फ्लेशन मेरा जो आया है लेट से वो 8% था, तो बताओ मेरा रियल राइज कितना होगा। तो आपने क्या करना है 1 प्लस रियल 1.20 अपॉन 1.08, जो भी आएगा करके देख लीजिए आप। ये आएगा बच्चे 1.11, इसका मतलब अप्रॉक्स 11%, क्योंकि रियल का रेट हो जाएगा फिर 0.11 यानी कि 11%। तो इसका मतलब सही मायने में 11% अप्रोक्सीमेटली मेरा रियल राइज आएगा अगर मेरी फीस 20% से बढ़ती है और उस दौरान इन्फ्लेशन 8% से आती है। ठीक है सर, समझ आ गया सर। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कैश फ्लोज भी दो होते हैं और डिस्काउंट रेट भी दो होते हैं, बिल्कुल। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर मान लो मनी दिया हुआ है और रियल निकालना है तो आपने ऐसे कह दिया। सर अगर रियल दिया होता और मनी निकालना है तो सर इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है सर, तो ये फॉर्मूला है, जो मर्जी शफलिंग करके मनी से रियल, रियल से मनी क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है सर, अब क्यों निकाला मैंने वो समझते हैं। देखिए आप लोगों ने ना एनपीवी निकालना सीखा था मुझसे, कौन बताएगा क्या एनपीवी का मतलब होता था डिस्काउंटिंग ऑफ कैश फ्लोज, बिल्कुल। अब याद रखना है आपने कि अगर कैश फ्लोज रियल है ना तो डिस्काउंट रेट भी क्या होना चाहिए, रियल। और अगर कैश फ्लोज मनी है तो डिस्काउंट रेट भी क्या होना चाहिए, मनी। तो व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज कि दोनों चीजें कैश फ्लोज एज वेल एज डिस्काउंट रेट या तो दोनों रियल होनी चाहिए या दोनों मनी होनी चाहिए अगर आप एनपीवी निकालना चाहते हो तो। अच्छा सर, इसका मतलब अगर मान लो कैश फ्लो रियल है और डिस्काउंट रेट मनी है तो हम एनपीवी नहीं निकाल सकते, बिल्कुल नहीं। कब तक, जब तक या तो आप रियल को मनी बनाओ या मनी को रियल बनाओ, यानी कि जब तक दोनों सेम ना हो आप एनपीवी नहीं निकाल सकते। सर एक बात बताओ, फिर जितने आपने पीछे क्वेश्चन कराए थे तो सर मैं परसेप्शन लेता था कि दोनों चीजें या तो रियल हैं या दोनों चीजें मनी हैं। अच्छा जी, ये बात है, यस बिल्कुल यही बात है। तो अब मैं कराने जा रहा हूं आपको क्वेश्चन, आइए देखते हैं। देखो सपोज एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ईयर 0 1 2 3 में हमारे कैश फ्लोज दिए हुए हैं और साफ लिखा हुआ है दिस इज मनी कैश फ्लोज। अब मनी का मतलब होता है कि इसमें ऑलरेडी इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, ठीक है सर। 0 पीरियड में 2 लाख गया, इसमें 40 आएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें 70 आएगा, और मैं बार बार बोल रहा हूं ये विद इन्फ्लेशन इफेक्ट्स है। ठीक है सर, आगे सर हमें रियल डिस्काउंट रेट दिया हुआ है 10% और इन्फ्लेशन दिया हुआ है 5%, आपको निकालना है एनपीवी। अब प्रॉब्लम समझो पहले तो क्या है, इस क्वेश्चन में एनपीवी डायरेक्ट नहीं निकल सकता। सर क्यों, देखो जो डिस्काउंट रेट दिया हुआ है वो कौन सा है, रियल, और जो कैश फ्लोज दिए हुए हैं वो कौन सा है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड यानी कि मनी। और मैंने क्या कहा था, या तो दोनों रियल हो
या दोनों मनी हो। अब अगर मैं कहूं कि हमें एनपीवी निकालना है यूजिंग मनी डिस्काउंट रेट एंड यूजिंग मनी कैश फ्लोज, ये मेरा क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, दोनों चीजें क्या यूज करनी है, मनी वाली। दोनों चीजें क्या यूज करनी है, मनी वाली। तो अब आपने क्या करना है, ध्यान से सुनो। रियल डिस्काउंट रेट और इन्फ्लेशन, क्या इन दोनों से क्या पहले मनी डिस्काउंट रेट निकाल लो। कैसे सर, 1 + रियल 1 + इन्फ्लेशन, क्या 1 + मनी होगा। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था ना, 1 + मनी इज 1 + रियल इंटू 1 + इन्फ्लेशन। तो ये मैंने 1 + रियल 1 + इन्फ्लेशन सॉल्व करा और मेरे पास सॉल्व करके पूरा 15.5% आ गया। इसका मतलब मनी डिस्काउंट रेट कितना है, 15.5%। अब आप एनपीवी निकाल सकते हो। कैसे, ये कैश फ्लो भी मनी है, ये डिस्काउंट रेट भी मनी है, दोनों को यूज करो और एनपीवी निकाल दो। तो ईयर 0 1 2 3 मनी कैश फ्लोज आर गिवन टू यू। पीवीएफ निकालते समय मैंने डिस्काउंट रेट भी क्या लिया, मनी वाला। सर 15.5% का तो टेबल ही नहीं होता। बिल्कुल, क्या कैलकुलेटर से सिखाया हुआ है, हाँ सर वैसे करना है। कैसे सर, दोबारा एक बार बताना। 1.155 याद रखना, 15.5% होना तो 0.155, ठीक है, डिवाइड इक्वल। तो ये वैल्यू 1 की आ जाएगी, 1 के सामने एक और इक्वल दबाओगे, 2 के सामने एक और इक्वल दबाओगे, 3 के सामने मल्टीप्लाई कर देना, आंसर जो भी आएगा वो आपका एनपीवी आ जाएगा। ओके सर, यार एक बात बताओगे, बोलो बेटा। सर क्या हम ऐसा कर सकते थे, डिस्काउंट रेट को ना छोड़ते कैश फ्लो को रियल बनाते, कर सकते थे। कैसे सर, आप बताओ। क्या इन सब में से इन्फ्लेशन हटानी पड़ेगी, हाँ सर। इसमें इन्फ्लेशन कैसे हटाओगे, 1 + i डिवाइड करके। इसमें से 1 + i² और इसमें से 1 + i³। क्यों, बड़ा सिंपल है, मैंने बताया ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर का है तो एक इन्फ्लेशन जुड़ी होगी तो हटानी भी एक है। ये सेकेंड ईयर का है तो 2 इन्फ्लेशन जुड़ी होंगी, हटानी भी कितनी है, 2। ये थर्ड ईयर का है तो 3 इन्फ्लेशन जुड़ी होंगी, हटानी भी कितनी है, 3। ठीक है सर, ठीक है सर। सर आंसर सेम आएगा, सर बिल्कुल सेम आएगा, आप करके देखिएगा। ओके सर। सर ये हो गया हमारा इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन वाले में ध्यान रखना है कि या तो दोनों चीजें इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो या दोनों चीजें रियल हो, तभी आप एनपीवी निकालेंगे। और एनपीवी निकालते समय कन्वर्ट कैसे करते हैं वो आपको ध्यान है, ठीक है। मैं आपको ना एक क्वेश्चन दे रहा हूं, प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर मैं ये कहूं कि रियल डिस्काउंट रेट 10% है, इन्फ्लेशन 2% है, बताओ मनी डिस्काउंट रेट कितना होगा। ठीक है, ये आपने आंसर देना। पहला क्वेश्चन, मनी कैश फ्लो ईयर 1 2 3 के मुझे दिए हुए हैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, और इन्फ्लेशन रेट भी दिया हुआ है 10%। आपने मुझे इन तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकाल के देना है, रियल कैश फ्लो। रियल कैश फ्लो मैं आपको थोड़ा सा आसान कर देता हूं। मनी कैश फ्लो ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 + i1, क्या रियल कैश फ्लो आ जाएगा फर्स्ट का, हाँ सर। अब कई बार ना बच्चों को ये सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो आप इसको ना एक फॉर्मूला दे देता हूँ, वो कर लो आप। मनी कैश फ्लो इनटू पीवीएफ n1 कर देना, रेट हमेशा इन्फ्लेशन वाला है। ठीक है सर। सर अगर ये सेकंड ईयर होता तो कुछ नहीं करना, बस यहाँ 2 कर देना। थर्ड ईयर का होता तो यहाँ पे 3 कर देना। तो ये अपने आप मनी कैश, एक बार मैं लिख देता हूँ। अगर ये 2 ईयर सेकंड ईयर का होता तो आप पीवीएफ में n2 कर देना बस। तो आपके पास रियल कैश फ्लो भी थर्ड सेकंड ईयर का आ जाएगा। सर अगर ये मनी कैश फ्लो थर्ड ईयर का होता तो कोई दिक्कत नहीं है, n3 ले लेना, तो ये रियल कैश फ्लो थर्ड ईयर का आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये करके दिखाना मुझे। ओके बेटा, चलो ठीक है सर। तो ये हमारी टेक्निक हो गई खत्म।
जिसमें हमने पढ़ा अबाउट इन्फ्लेशन। लो जी, दो टेक्निक हमारी खत्म हो गई। अब हम करेंगे सिमुलेशन पहले, फिर सेंसिटिविटी, और लास्ट में करेंगे रैशनिंग। ठीक है जी। तो ऊपर हेडिंग डालो सिमुलेशन। सिमुलेशन लिखो, टाइप 3 सिमुलेशन। चलिए अब पढ़ेंगे हम टेक्निक नंबर 3, नाम है सिमुलेशन। अगर आप लोगों ने मुझसे सिमुलेशन पढ़ा हो तो आपको याद होगा, सिमुलेशन एक ऐसी टेक्निक थी जिसमें आपको ये सिखाया जाता था कि किस तरीके से आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो। इसको हम फ्यूचर प्रेडिक्शन बोलते थे बच्चे, अगर आपको याद हो तो ये हमें टेक्निक सिखाती थी हाउ टू फोरकास्ट। एंड इफ यू रिमेंबर, इसमें ना हम लोग यूज करते थे रैंडम नंबर्स। तो सिमुलेशन एक टेक्निक है विच इज यूज्ड टू फोरकास्ट एंड बाय यूजिंग द रैंडम नंबर्स। ठीक है जी। तो ये आपको मैं पहले एक क्वेश्चन से सिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा क्या मतलब है। ठीक है सर। सपोज करिए कि हम लोगों को ना एक प्रोडक्ट है एक्स, इसका कुछ पास्ट डाटा दिया हुआ है कि इसका पिछले 100 डेज में डिमांड हमें बता रखा है। ठीक है ना, एक आदमी है जो प्रोडक्ट एक्स में डील करता है और पास्ट उसने अपना बता दिया हमें। उसने कहा कि 0.01, इसको हम 1% भी बोलते हैं। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि 100 में से एक दिन ऐसा हुआ। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना, 100 में से एक दिन, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.01। ठीक है ना, 100 में से एक दिन ऐसा हुआ कि इस प्रोडक्ट की डिमांड 0 थी। ठीक है सर। और 100 में से 15 दिन ऐसा हुआ कि इसकी डिमांड 15 थी। 100 में से 20 दिन ऐसा हुआ कि इसकी डिमांड 25 थी। 100 में से 50 दिन ऐसा हुआ कि इसकी डिमांड 35 थी। 12 दिन ऐसा हुआ डिमांड 45, और 2 दिन ऐसा हुआ कि डिमांड 50। ठीक है सर। अब मान लो हमें कुछ रैंडम नंबर्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बात याद रखना, जितने रैंडम नंबर दिए होंगे ना, हमने उतने दिनों की फोरकास्टिंग करनी है। इसका मतलब आपको ये बताना है कि इस आइटम एक्स की डिमांड अगले 10 दिन क्या होगी, यूजिंग दिस रैंडम नंबर बाय द प्रोसेस ऑफ सिमुलेशन। अच्छा, तो सिमुलेशन क्या सिखा रहा है, हमें अगले 10 दिन डिमांड बताएगा ऑन बेसिस ऑफ पास्ट इंफॉर्मेशन एंड रैंडम नंबर्स। देखिए सिमुलेशन का मानना क्या था, सिमुलेशन का मानना यह था कि फ्यूचर अनप्रडिक्टेबल है, और जब कोई चीज अनप्रडिक्टेबल होती है तो वो रैंडम हो जाती है। रैंडम का मतलब कुछ भी हो सकता है। और कहते हैं जब किसी चीज के अंदर हम लोग श्योर नहीं होते कि उसमें क्या फ्यूचर होगा, तो ऐसी रैंडम चीजों को प्रेडिक्ट किया जाता है यूजिंग रैंडम नंबर्स। कई बार बच्चा कहता है सर ये रैंडम नंबर्स क्या होते हैं। देखिए रैंडम नंबर का मतलब होता है जो बिना सोचे समझे हमने लिख दिया। ठीक है ना, तो 10 नंबर हमने बिना सोचे समझे लिख दिए, तो ये सारे रैंडम नंबर्स हैं। और इन रैंडम नंबर्स को यूज करके हम अगले 10 दिन की रैंडम बेसिस पर क्या डिमांड प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है सर। अब देखो हम क्या करते हैं, प्रोसेस समझेंगे। आपने क्या करना है बेटा, डेली डिमांड जो हमें दी हुई थी लिख लो दोबारा से टैबुलर फॉर्म में, और जो भी उसका प्रोबेबिलिटी दिया था वो भी लिख लीजिए। ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब आंसर कैसे करना है वो मेरे साथ सीखना है आपने। ठीक है, जब भी सिमुलेशन का क्वेश्चन आएगा ऐसे ही हमें करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है सर, निकाल दिया 0 1, फिर ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये सब ऐड कर दिया। फिर इस क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर आपने एक रेंज बनानी है। ठीक है ना, रेंज कैसे बनती थी अगर आपको याद हो तो आपने इंटरवल्स बनाने सीखे होंगे। 0 1 से 16, 16 से 36, 36 से 86, इस तरह से। ठीक है सर। अब आपने ना दोबारा रेंज बनानी है फॉर रैंडम नंबर्स, लेकिन जब आप फाइनल रेंज बनाएंगे ना तो आपने क्या ध्यान रखना है इसको ना ओपन इंटरवल बनाना है। ओपन का मतलब होता है जो आखिरी नंबर होता है ना वो छोड़ देना है। जैसे 16 है ना, तो यहाँ 15 लेना है। 36 है तो 35, 86, 86 है तो 85, 98 है तो 97, 1 है तो 99। ठीक है सर। और इसको पढ़ेंगे कैसे, 0.16 ना पढ़ के इसको 16 पढ़ेंगे आप। 36, 86, 98, 100 ऐसे। ठीक है सर। तो हमने क्या करा, इसमें रैंडम नंबर को हमने इंसर्ट करना है।
अब वो कैसे करना है ध्यान से सुनो। पहला रैंडम नंबर था 48। अब आप बताओ यहाँ पर रैंडम नंबर 48 कब आएगा? सर इस रेंज में आएगा, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड 35। इसका मतलब अगर पहला रैंडम नंबर 48 है तो बेसिस ऑफ दैट हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पहले दिन हमारी डिमांड कितनी होगी? 35। ठीक है सर। अगला रैंडम नंबर 78। तो अब देखो 78 कौन इसी में ही आ गया फिर से, तो इसका मतलब उसके अगले दिन भी डिमांड कितनी होगी? 35। फिर है 9। तो 9 आ रहा था इस इंटरवल के अंदर और इसके सामने डिमांड कितनी है? 15। अच्छा, तो हमें क्या करना है आपको समझ आ गया होगा। हर नंबर रिस्पॉन्डिंग आपको एक डिमांड कैलकुलेट करनी है और वो हो जाएगा हमारा प्रोडिक्शन फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। दैट्स ऑल विद सिमुलेशन। अच्छा, सिमुलेशन एक ऐसी टेक्निक है विच इज यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग डिमांड यूजिंग रैंडम नंबर्स, और उसके लिए हमें पास्ट डाटा दिया होगा। पास्ट डाटा के बेसिस पर हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी को हम क्यूमुलेट करेंगे, फिर हम रेंज निकालेंगे, उसके बाद हम रैंडम नंबर के लिए इंटरवल्स बनाएंगे एंड देन रैंडम नंबर्स को उसमें फिट करके देखेंगे कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिमांड कितनी थी। ठीक है सर, ये है हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट? सिमुलेशन। वेरी गुड। अब आ जाते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर, सेंसिटिविटी एनालिसिस। ठीक है सर। देखिए सेंसिटिविटी क्या होती है, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने सेंसिटिविटी कैसे पढ़ा था। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि हमारे दांत जो है उसमें सेंसिटिविटी है। देखिए सेंसिटिविटी का मतलब होता है जब कोई भी चीज ज्यादा रिएक्ट करती है तो हम उसको बोलते हैं दैट इज मोर सेंसिटिव। मैं आपको इसके बड़े सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि अगर मुझे किसी मान लो मेरे पैर पे सपोज करो चोट लगी हुई है, तो आपने देखा होगा कि उस जगह को हम बोलते हैं हाईली सेंसिटिव। वाई? बिकॉज हल्का सा किसी का स्पर्श क्या वो मुझे ज्यादा दर्द देगा? हाँ सर, वो मोस्ट सेंसिटिव हो जाता है। कई बार हमने ये सुना होगा कि माई स्किन इज वेरी सेंसिटिव, बोलते हैं ना। क्यों? बिकॉज हम लोगों को हल्की सी सन रेज लग जाए ना तो हमारे जो है ना ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं, तो इसको बोलते हैं वी माई स्किन इज वेरी सेंसिटिव, है ना। तो ये होता है सेंसिटिविटी का मतलब होता है जिसके अंदर वेरिएशन ज्यादा आ जाता है किसी हल्का सा एडवर्स चीज होने से। अच्छा, अगर हल्का सा कुछ गलत होगा लेकिन उसका इम्पैक्ट अगर ज्यादा है तो उसको बोलते हैं हाईली सेंसिटिव। कई बार मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं दे आर हाईली सेंसिटिव। उसके अंदर हमें बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। क्यों? जरा सा भी अगर आप गलत बोलोगे तो क्या उसमें ज्यादा बड़ा बवाल मच जाता है। हाँ, बिल्कुल सही सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को लगता है कि मुझे अगर आपसे कुछ भी बात करनी है, तो अगर मुझे लगेगा कि उस बात को करने से ज़्यादा रिएक्शंस आएंगे तो इसका मतलब वो बातें सेंसिटिव हैं, इसलिए हमें उन बातों को सोच समझ के बोलना चाहिए। दैट्स ऑल। ठीक है ना, ये सेंसिटिविटी का मैंने मीनिंग बता दिया। अब बच्चा कहता है सर कैपिटल बजटिंग में सेंसिटिविटी क्या है? देखो, कहता है इसमें ना हम कोशिश करते हैं टू फाइंड आउट वेरियस फैक्टर्स लाइक लाइफ हो गया, कैश फ्लोज हो गया, आउटफ्लोज हो गया, डिस्काउंट रेट हो गया। हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा है जो ज्यादा सेंसिटिव है। मैं बार बार बोल रहा हूं ज्यादा सेंसिटिव जो भी होगा ना उसको हमें प्रोएक्टिवली लेना पड़ता है। अगर मुझे पता चल जाए ना लाइफ इज वेरी सेंसिटिव, तो कहते हैं लाइफ का प्रोडिक्शन फिर बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। अगर हमें लगेगा कि आउटफ्लो इज मोर सेंसिटिव तो हमें आउटफ्लो का प्रोडिक्शन बहुत ज्यादा अच्छे से लेना चाहिए। ठीक है सर। अब पता कैसे चलेगा कि सर इनमें से सेंसिटिव कौन है? तो वो देखेंगे जरा। कहते हैं फैक्टर जिसका स्लाइटेस्ट फ्लक्चुएशन मेरे डिसीजन पे असर डाल दे क्या वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगा। एक एग्जांपल मैं चलो और देता हूं। आप ना 4 पेपर दे के आए, ठीक है, डोंट टेक अदरवाइज, एक एग्जांपल है ये। मान लो ये 100 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ, ये भी 100 का, ये 90 का और ये 42 का। अब बताओ इन चारों में से मोस्ट सेंसिटिव पेपर कौन सा है? सर ये वाला। क्यों? हल्का सा भी इसमें अगर एरर आ गया तो क्या ये मेरे पूरे ग्रुप को फेल कर देगा? ओके, तो विच इज द मोस्ट सेंसिटिव पेपर? जिसका स्लाइटेस्ट फ्लक्चुएशन। अब आप देखो यहां पर अगर मान लो 100 नंबर का अटेम्प्ट किया आपने और 25 नंबर का भी फ्लक्चुएशन हो जाए, स्टिल क्या मैं इन हूं? यहाँ पे 40 नंबर का भी फ्लक्चुएशन हो जाए, क्या मैं इन हूं?
यहाँ पे 35 नंबर का फ्लक्चुएशन है तो भी इन हूं, लेकिन यहाँ पे मात्र 3 नंबर का भी फ्लक्चुएशन अगर आ गया, 42 में 3 अगर माइनस हो जाए तो क्या मेरा पूरा ग्रुप रह जाएगा। तो विच इज अ मोस्ट सेंसिटिव पेपर, दिस वन। तो अब आप मुझे बताओ, जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है, क्या उसी के लिए फिर हम लोग मंदिरों में दुआएं मांगने जाते हैं? हाँ सर, सही कह रहे हो आप, वेरी गुड। तो कहते हैं इन चारों में मोस्ट सेंसिटिव कौन होगा, जिसका स्लाइटेस्ट फ्लक्चुएशन मेरे डिसीजन पे सबसे ज्यादा असर डालता है। ठीक है सर। अब कैपिटल बजटिंग में सेंसिटिविटी कैसे निकालते हैं वो अब हमें सीखना है। तो उसके लिए मैं एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन दे रहा हूं और इसके अंदर सेंसिटिविटी निकालना मैं सिखाऊंगा आपको ना। मैं बोलना सिखाऊंगा, ठीक है ना, कैसे पढ़ते हैं सेंसिटिविटी को, उसके बाद आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, देखो हम लोगों ने ना प्रेडिक्ट करा कि हमारा आउटफ्लो 1 लाख होगा, CFAT इतना होगा, लाइफ इतनी होगी, डिस्काउंट रेट इतना होगा, और उसके बेसिस पर मान लो हमने एक NPV भी निकाल दिया और वो आ गया 24,348 रुपये। तो हमने ना इन सबके बेसिस पर हमने NPV निकाल दिया। लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या ये NPV एग्जैक्ट है या एक्सपेक्टेड है? सर बिल्कुल ये एग्जैक्ट तो हो नहीं सकता। क्या ये हमारा फ्यूचर फोरकास्टिंग किया? ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब देना। कहते हैं अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को NPV मिलेगा 24,348 इन द फ्यूचर, अगर मैं ये कहूं कि आपने इसके बेसिस पर डिसीजन लिया कि हम ये प्रोजेक्ट करेंगे, मेरा प्रश्न है इन चार में से अगर कोई भी फैक्टर फ्लक्चुएट हो जाए, क्या वो मुझे एडवर्स इफेक्ट कर सकता है? हाँ सर, कैसे बताओ। आउटफ्लो तुमने कितना सोचा था? 1 लाख। अगर ये आउटफ्लो ज्यादा हो गया तो क्या ये मेरे NPV को गिराएगा? बिल्कुल। CFAT तुमने कितना सोचा था? 50, कि तुम्हें 50 का इनफ्लो मिलेगा, लेकिन अगर इनफ्लो कम आया तो सर एडवर्स हो जाएगा। लाइफ तुमने सोची थी 3 साल, अगर लाइफ 3 साल से कम हो गई तो सर एडवर्स। तुम्हारे हिसाब से डिस्काउंट रेट था 10, लेकिन अगर इन्फ्लेशन आ गया और अगर डिस्काउंट रेट बढ़ गया तो सर बिल्कुल सही कह रहे हो। तो जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। माय क्वेश्चन इज, क्या इनमें से किसी का भी बढ़ना या घटना, कईयों का बढ़ना और कईयों का घटना, क्या मेरे लिए एडवर्स इफेक्ट डालेगा? बिल्कुल। लेकिन अब मेरा एक क्वेश्चन है, सोच के बताना। मेरा प्रश्न क्या है वो समझो। क्या अगर मैं ये कहूं कि इनमें से कुछ एडवर्स हुआ और उस एडवर्स होने के बावजूद मेरा NPV पॉजिटिव है, तो क्या वो अभी भी मेरे लिए फेवरेबल है? हाँ सर। व्हाट आई एम ट्राइंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं ये कहूं कि कल को आउटफ्लो बढ़कर 1,10 हो जाता है, तो अगर आउटफ्लो बढ़ेगा तो डेफिनेटली NPV 10 से नीचे गिरेगा, तो ये हो जाएगा 14,348। सर अभी भी मुझे लगता है कि मैंने डिसीजन गलत नहीं लिया। बिल्कुल सही। अगर ये आउटफ्लो 1,10 से बढ़कर 1,20 तक चला जाता है, तो मुझे बताओ मेरा NPV 20 गिरेगा? हाँ सर। तो अभी भी मेरा NPV कितना आएगा? 4,348। क्या पॉजिटिव है? अभी भी मेरा डिसीजन चेंज नहीं हुआ। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं आपसे पूछूं कि तुम्हारी टॉलरेंस लिमिट क्या है, कि कब तक तुम इसका राइज अफोर्ड कर सकते हो, तो एक बच्चे ने कहा सर वेरी सिंपल, क्योंकि मेरा NPV कितना है? 24,348। बिल्कुल। तो अगर मेरा आउटफ्लो 24,348 तक बढ़ जाए तो क्या मेरा NPV 0 आएगा? स्टिल मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरा आउटफ्लो 24,348 से ज्यादा बढ़ गया तो क्या ये मेरे NPV को नेगेटिव करेगा और मेरा डिसीजन बदल देगा? यस। तो मेरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द टॉलरेंस लिमिट ऑफ राइज इन आउटफ्लो, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ आउटफ्लो। तो अब मैं निकाल के दिखा रहा हूं, समझिएगा। आपने क्या करना है, जिसकी भी सेंसिटिविटी वो पूछेगा, मान लो उसने किसकी पूछी है? आउटफ्लो की, तो आपने उसको मान लेना है X, और आपने NPV को 0 से इक्वेट करना है। सर 0 से क्यों? मैंने अभी बताया। आप कब तक टॉलरेट कर सकते हो? सर 0 तक। लेकिन अगर ये 0 से नीचे यानी कि NPV नेगेटिव हो गया तो क्या ये अनटॉलरेबल हो जाएगा? बिल्कुल सर। तो मेरा क्वेश्चन है, टिल व्हाट टाइम यू कैन अफोर्ड कि हम इतना तक NPV हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दैट इज 0। तो इसीलिए हमेशा NPV को किससे इक्वेट करो? 0 से। ठीक है सर। अब देखो, जिसकी सेंसिटिविटी निकालनी है, आउटफ्लो की निकालनी है, उसको क्या मान लो? X। ठीक है सर।
तो अब हम यहां से x की वैल्यू निकाली, हमारा आ गया 1,24,348। क्या मतलब है इसका? अगर हमारा आउटफ्लो 1 लाख जो हमने सोचा था बढ़कर कहां तक चला जाए, 1,24,348 तक चला जाए, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब कितना राइज मैं टॉलरेट कर सकता हूं सर? दिस माइनस दिस, यानी कि 24,348। तो अगर 1 लाख में 24,348 का राइज आप अफोर्ड कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 24.34%। अच्छा, तो इसका मतलब 24.34% इज द मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट फॉर मी, कि मैं इसका राइज बर्दाश्त कर सकता हूं। बिल्कुल, तो ये मेरी सेंसिटिविटी है। लेकिन अगर मेरा आउटफ्लो इस परसेंटेज से ऊपर गया, तो क्या ये मेरे एनपीवी को नेगेटिव करेगा? क्या वो अनटॉलरेबल हो जाएगा? बिल्कुल सर। इसका ना एक शॉर्टकट तरीका भी होता है। एक तरीका तो यही है लेमैन, कि जिसका निकालना है उसको एक्स मानो, वो निकल आएगा। शॉर्टकट तरीका क्या होता है? एनपीवी अपॉन इनिशियल आउटफ्लो इंटू 100। एनपीवी निकाला हुआ है 24,000, आउटफ्लो 1 लाख, 24.34%। देखो आंसर सेम आ गया। ठीक है सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज सेंसिटिविटी फॉर इनिशियल आउटफ्लो, तो आंसर इज एनपीवी अपॉन इनिशियल आउटफ्लो इनटू 100। ठीक है जी। और जो भी आएगा, क्या वो मेरी मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट है? ठीक है सर। तो आप मेरा क्वेश्चन फिर से सुनेंगे। क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी 24.34% है, तो मुझे बताओ अगर ये राइज कर जाता है बाय 10%, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्टिल क्या मेरा एनपीवी पॉजिटिव आएगा? यस सर। अगर मेरा राइज कर जाता है 20%, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 24%, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 24.34%, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर 25-26% बढ़ गया, तो क्या ये मेरा एनपीवी नेगेटिव कर देगा? ऐसे में क्या मेरी टॉलरेंस लिमिट 24.34% ही है? बिल्कुल सही। तो ये आ गया हमारे पास सेंसिटिविटी फॉर इनिशियल आउटफ्लोज। बिल्कुल सही है सर। ऐसे ही मुझे निकालना है लाइफ का, कि मैं कितनी लाइफ रिड्यूस हो जाए मुझे फर्क ना पड़े। तो आप मुझे बताओ, मैं बार बार क्या बोलता हूं, क्या एनपीवी 0 तक हमें फर्क नहीं पड़ता? हाँ सर। अब सोच के बताओ, एनपीवी 0 का मतलब क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो जब बराबर होगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, क्या यहां तक हमारी टॉलरेंस लिमिट है? बिल्कुल सर। तो अब आपने क्या करना है वो समझो। कहते हैं एनपीवी जब तक 0 होगा तब तक हम इसको टॉलरेट कर सकते हैं, यही पढ़ा हमने। बिल्कुल। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमें सेंसिटिविटी ऑफ लाइफ निकालनी हो ना, तो आप डिस्काउंटेड पेबैक निकाल दो। सर डिस्काउंटेड पेबैक क्या होता था? एक ऐसा पीरियड जहां पे हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर होता था। सोचो अगर इनफ्लो आउटफ्लो बराबर होगा, तो क्या एनपीवी 0 हो जाएगा? बिल्कुल सही सर। तो मैं क्या निकालूंगा सेंसिटिविटी ऑफ लाइफ के लिए? डिस्काउंटेड पेबैक। तो देखो वो मैंने निकाल दिया, सारा निकाला मैंने, आंसर आया 2.35। अब इसको पढ़ेंगे कैसे वो सुनो। हमने तो प्रेडिक्ट किया था लाइफ 3 इयर्स, लेकिन अगर वो 3 नहीं है, 3 से कम है, तो कितनी कम हो कि हम अफोर्ड कर जाएंगे? 2.3528 तक हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द परसेंटेज जो आप फॉल बर्दाश्त कर सकते हो? तो वो हमने निकाल ली। 3 माइनस 2.3528 अपॉन 3 इंटू 100, दिस इज 21.57%। अच्छा, सो इसका मतलब वी कैन अफोर्ड दैट लाइफ कैन बी लेसर बाय 21.57%। यहां तक क्लियर है? चलो फिर से बताओ, आउटफ्लो में कितना फ्लक्चुएशन बर्दाश्त कर सकते हो? 24.34। और लाइफ में 21.57 का फ्लक्चुएशन हम बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है सर। ऐसे ही अगर मुझे निकालना हो डिस्काउंट रेट का सेंसिटिविटी, तो आपने क्या निकालना है? आईआरआर। क्या निकालना है? आई सर क्यों? क्योंकि आईआरआर एक रेट होता था जहां पर एनपीवी वाज 0। तो आप हमेशा क्या निकालेंगे? आईआरआर। आईआरआर मुझे निकालना आता ही है। चलो मैंने अब लेट कर लिया, सपोज इस क्वेश्चन में आईआरआर आ गया 12। लेट कर लिया मैंने कि सपोज इस क्वेश्चन में आईआरआर कितना आ गया? 12। अब मुझे बताओ तुम्हारा डिस्काउंट रेट कितना था? 10। और वो क्या कह रहा है कि अगर कल को मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाती है, किसी वजह से रेट्स बढ़ जाती हैं, तो 10 से कितना ऊपर चला जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा? 12 तक। यानी कि 2% अगर फ्लक्चुएशन आ जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब सेंसिटिविटी कैसे निकालेंगे? 12 माइनस 10, 12% माइनस 10 यानी कि 2% अपॉन 10 इंटू 100, 20। इसका मतलब 20% तक का फ्लक्चुएशन इन द डिस्काउंट रेट एक्सेप्टेबल है। जैसे 10 का 20% 2%,
एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर फ्लक्चुएशन 20% ऑफ 10% से ज्यादा अगर आएगा तो यस ये अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो मेरी टॉलरेंस लिमिट है 20%। ठीक है सर, दोबारा बताना सर। आउटफ्लो का कितना था? 24.34। ठीक है सर। लाइफ का कितना था? 21.57। और डिस्काउंट रेट का कितना था? 20। तो अगर मैं यही क्वेश्चन रोक दूं तो बताओ इन तीनों में सेंसिटिव कौन है? सर हम टॉलरेट कर सकते हैं वहां पे 24, एक पे 21, एक पे 20। तो ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। क्यों? इसका लीस्ट फ्लक्चुएशन क्या मेरे एनपीवी को नेगेटिव कर रहा है? बिल्कुल सही है सर। ऐसे ही सेंसिटिविटी ऑफ सीएफएटी निकालनी हो तो सीएफएटी को एक्स बना देना, एनपीवी को 0 कर देना। यहां से सारा निकाला मैंने, एक्स की वैल्यू आ गई 40,211। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर कि अगर वैसे तो मैंने सीएफएटी प्लान किया था कि मेरे को 50,000 मिलेगा, लेकिन अगर किसी वजह से मेरे कैश फ्लो रिड्यूस भी हो जाते हैं तो कितने रिड्यूस हो जाएं हमें फर्क नहीं पड़ता। और वो है कि अगर वो रिड्यूस होकर 40,211 तक पहुंच जाए ना तो भी हमारा एनपीवी 0 आएगा। तो अब इसकी सेंसिटिविटी कैसे निकालेंगे आप? 50,000 हमने सोचा था, यहां तक मेरी टॉलरेंस है, डिवाइड बाय 50,000 इंटू 100, 19.578%। ओके, तो अब जरा दोबारा देखो। सेंसिटिविटी ऑफ इनिशियल आउटफ्लो आपने कितनी निकाली? 24.34। आपने लाइफ का निकाला 21 पॉइंट समथिंग, आपने डिस्काउंट रेट का निकाला 20, और आपने कैश फ्लो का निकाला 19। तो मुझे बताओ किसका लीस्ट फ्लक्चुएशन मेरे एनपीवी को नेगेटिव कर रहा है? सर कैश फ्लो का। तो इसका मतलब इन चारों फैक्टर में मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर कौन है? सीएफएटी। तो इसको आपने प्रोएक्टिवली देखना है कि कहीं इसको मेजर करने में कुछ एरर्स ना हो। इसको हम इसलिए बोलते हैं कि दिस इज मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर। ठीक है जी, एंड दैट्स ऑल विद माय पॉइंट नंबर 4। टाइप 4 आई होप सो सेंसिटिविटी क्लियर हो गया हमें। ठीक है सर, अब हम आ रहे हैं अपनी आखिरी कैपिटल रैशनिंग में। बेटा आप सबको मालूम है कि वैसे तो ये सारी चीजें मैंने 2.5 घंटे में टॉपिक्स कराए हैं, ठीक है ना, बट रिवीजन में करा रहा हूं तो आई एम वेरी श्योर आपको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे कराना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि टॉपिक आपको एक बार रिवाइज हो जाएंगे तो प्रैक्टिस आप करिए खुद से, आई एम वेरी श्योर बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है जी, चलो चलिए। तो आई एम वेरी श्योर हमारी 4 टेक्निक्स पूरी समझ आ गई हैं हमें। अब मैं जा रहा हूं अपनी लास्ट टेक्निक के पास। आओ देखो जरा क्या है वो, कैपिटल रैशनिंग। सर रैशनिंग वर्ड मैंने आपको बताया होगा क्या होता है। कहते हैं जब किसी चीज की शॉर्टेज होती है ना तो उसको हमें बहुत ऑप्टिमम वे में यूज करना होता है, उसको रैशनिंग बोलते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मार्केट के अंदर सपोज करो अगर कोई चीज कम हो जाती है तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट क्या करती है, फिर उसकी रैशनिंग करती है कि वो हर घर में पहुंचे बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में पहुंचे ताकि वो सबको मिल भी जाए और हम लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट भी हो जाए। ठीक है ना। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे घर में राइस कम है तो मैं राइस रैशनिंग करूंगा, मैगी कम है मैगी रैशनिंग करूंगा, और अगर कंपनीज के पास कैपिटल कम है तो वो कैपिटल रैशनिंग करेंगे। ठीक है ना। तो कैपिटल रैशनिंग वर्ड कहाँ से आया? कहते हैं जब जब हमारे पास कैपिटल लिमिटेड होती है उसका ऑप्टिमम वे में हमें यूटिलाइज करना होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रैशनिंग। ठीक है सर। अब कैपिटल रैशनिंग जब हमें करनी होती है ना तो इसको अगर आपने कभी एग्जीक्यूटिव में पढ़ा हो ना तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम इसको बोलते थे की फैक्टर। की फैक्टर में क्या होता था कि अगर कोई चीज लिमिटेड होती है तो उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज कैसे हो सकता है वो हमें वहां सिखाया जाता था। बिल्कुल वैसा ही एक टॉपिक हमें कैपिटल बजटिंग में सिखाया जा रहा है, नाम इज कैपिटल रैशनिंग। ठीक है सर। अब कैपिटल रैशनिंग में होगा क्या, हमारे पास ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है, और हमारा मन करेगा कि सारे प्रोजेक्ट ले लो, लेकिन उन सभी प्रोजेक्ट को लेने के लिए जो पैसा चाहिए ना वो हमारे पास उतना होगा नहीं। तो अब हमें उन सभी प्रोजेक्ट में देखना होगा कि बेस्ट कौन है जिन्हें हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो कैपिटल रैशनिंग का क्वेश्चन जब भी आए आप लोगों को ना रैंकिंग करनी होती है प्रोजेक्ट्स में, और जब आप रैंकिंग करते हो अकॉर्डिंगली आप सिलेक्शन करते हो। ठीक है सर। अब कैपिटल रैशनिंग का क्वेश्चन जब भी पेपर में आएगा तो 2 तरह के होंगे। नंबर 1, या तो प्रोजेक्ट्स डिविजिबल होते हैं या प्रोजेक्ट्स इनडिविजिबल होते हैं। सर अब ये क्या होता है?
देखिए कहते हैं कोई भी प्रोजेक्ट अगर पार्ट में एक्सेप्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट अगर पूरा एक्सेप्ट होगा या पूरा ही रिजेक्ट होगा तो उसको बोलते हैं इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स। तो डिविजिबल क्या होते हैं? जिसे आप पार्ट में एक्सेप्ट करते हो, और जिसे आप पार्ट में एक्सेप्ट नहीं कर सकते उन्हें क्या बोलते हैं? इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी, ठीक है सर। तो अब हमें क्या करना होता है? डिविजिबल और इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोगों को स्टेप्स बताए जाते हैं। ठीक है ना? वो स्टेप्स क्या है, ध्यान से सुनो। कहते हैं स्टेप नंबर 1 में आपको निकालना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और एनपीवी। फिर आपने रैंकिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ पीआई। याद रखना, रैंकिंग हमेशा किसके बेसिस पे होती है? पीआई। फिर सिलेक्शन करना होता है उस प्रोजेक्ट को। ठीक है सर, सेम तीनों स्टेप यहां पर भी लगेंगे, बट थोड़ा सा सिलेक्शन क्राइटेरिया इंडिविजिबल में अलग होता है एज कंपेयर टू डिविजिबल। चलो सर करके दिखाओ, तब पता चलेगा। आ जाओ फिर। लीजिए, ये है मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, और ये मैं डिविजिबल के लिए करा रहा हूं आपको। सपोज करो कि हमारे पास 10 लाख रुपए अवेलेबल है, और हमारे पास 1 2 3 4 5 6 प्रोजेक्ट्स हैं मार्केट के अंदर, जिनमें कितना पैसा चाहिए वो हमने पहले दे दिया आपको, और उन सब प्रोजेक्ट्स का पीआई गिवन है आपको। ठीक है जी, अब जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देना। कौन सा प्रोजेक्ट ऑन बेसिस ऑफ पीआई आपके हिसाब से रिजेक्ट होना चाहिए? सर सेकंड। क्यों? याद करो, पीआई में हमने क्या पढ़ा था? जिस प्रोजेक्ट का पीआई लेस देन 1 होता है क्या वो रिजेक्ट होता है? हाँ सर। तो प्रोजेक्ट नंबर 2 जो है वो हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट। ठीक है सर। तो आउट ऑफ 6 क्या 5 प्रोजेक्ट हमें ऐसे लग रहे हैं जो हमें ले लेने चाहिए, क्योंकि सबका पीआई मोर देन 1 है? बिल्कुल सर। अब आप मुझे बताओ स्टेप नंबर 1 में आपको पैसा चाहिए कितना अगर मैं ये पांचों प्रोजेक्ट ले लूँ तो सर 3, 3.5, 6.5, 6.5, 11, 2, 13 और 4, 17 लाख। ठीक है सर। और अब आप ये भी बता दो कि आपके पास पैसा अवेलेबल कितना है? 10 लाख। तो कौन मुझे बताएगा क्या अमाउंट जो अवेलेबल है वो कम है अमाउंट रिक्वायर्ड से? बिल्कुल सही है। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि जब जब पैसा जो अवेलेबल हो वो कम होगा उस अमाउंट से जो आपको चाहिए, क्या हम कैपिटल रैशनिंग करेंगे? बिल्कुल सर। अब कैपिटल रैशनिंग का प्रोसेस क्या होता है वो सुन लीजिए। हमें क्या करना है, इन रिमेनिंग प्रोजेक्ट्स को ना पहले रैंकिंग करनी है ऑन बेसिस ऑफ पीआई। कैसे सर? आ जाओ, यहां लिखो प्रोजेक्ट 1, 3, 4, 5, 6, इनका अमाउंट ऑफ आउटफ्लो लिखो 3, 3.5, 4.5, 2 और 4, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग पीआई लिखो 1.22, 1.20, 1.18। ठीक है जी, और उसके बाद 1.20, 1.05। ठीक है सर। अब आप एक काम और कर लो, इनका ना एनपीवी भी निकाल दो। ठीक है, और लास्ट में रैंकिंग कर देना। सर एनपीवी कैसे निकलेगा? अगर आपको याद हो तो मैंने एक तरीका बताया था। अगर पीआई 1.22 है तो इसका मतलब 22% ऑफ अमाउंट इन्वेस्टमेंट आपका एनपीवी आएगा। क्या मतलब सर? जितना 1 से ऊपर होगा ना उसको आप आउटफ्लो से मल्टीप्लाई कर दो। 1.22 का मतलब हमारा एनपीवी 22% होगा हमारे आउटफ्लोज का। यानी कि आउटफ्लो कितना है? 3 लाख। 3 लाख का 22% 66,000। 1.20 बताओ क्या होगा? 20% ऑफ 3.5 लाख यानी कि 70,000। 18% ऑफ 4.5 लाख। कर लेते हैं जरा इसको एक बारी। ये आ गया मेरे पास 81,000। ठीक है जी। और फिर 20% ऑफ 2 लाख यानी कि 40,000, और 5% ऑफ 4 लाख यानी कि 20,000। ठीक है जी, हो गया सर। तो हमने एनपीवी निकाल के छोड़ देना है। आप याद करो मैंने लिखवाया भी है कि आपको स्टेप नंबर 1 में पीआई और एनपीवी दोनों चाहिए होते हैं। पीआई गिवन था तो हमने क्या निकाल दिया? एनपीवी। अब आपने रैंकिंग करनी है ऑन बेसिस ऑफ पीआई। तो रैंकिंग करना जरा मेरे साथ। बताओ इनमें सबसे ज्यादा पीआई किसका है? सर इसका। तो ये रैंक 1 हो गया।
सर ये 1.2 1.2 दोनों सेम है, तो दोनों को रैंक 2 दे दो। ये रैंक 3 हो गया, ये रैंक 4 हो गया। ठीक है सर, अब क्या करें सर? बस हो गया। अब सिलेक्शन करो। सिलेक्शन देखो मैं कैसे करूंगा। सिलेक्शन सीख लो जरा एक बार अच्छे से। यहां लिखो आउटफ्लो, रैंक, एनपीवी, बैलेंस। ठीक है, देखो अब कैसे। रैंक 1 फर्स्ट प्रोजेक्ट, जिसमें पैसा कितना चाहिए? 3। एनपीवी कितनी आएगी? 66। आपके पास था कितना? 10। उसमें से 3 खपत हो गया, तो बैलेंस कितना बचा? 7। ठीक है सर। रैंक 2 देख के बताओ किसका है। सर रैंक 2 तो इसका भी है और इसका भी है। सर कोई सा भी ले लो, आपको जो मन चाहे ले लो। सर मैं ये वाला ले लूं? हाँ जी ले लो। सर मैंने थर्ड रैंक 2 जो था, प्रोजेक्ट 3 मैंने ले लिया। ठीक है, उसमें आउटफ्लो बताओ कितना है? 3.5। 3.5 मैंने और खर्च कर दिया। अब आप मुझे बताओ 3.5 और खर्च करने पे एनपीवी कितना आया? सर 3.5 और खर्च करने पे एनपीवी आया 70। ठीक है, अब इतना बता दो, 7 में से 3.5 और खर्च हो गया, कितना बचा? 3.5। ठीक है, अब फिर से रैंक 2 5वें प्रोजेक्ट का था, ये भी ले लो। अब इसमें आउटफ्लो कितना है? 2। एनपीवी कितना आएगा? 40। 3.5 में से 2 गया, कितना बचा? 1.5। अब आपको लेना है रैंक 3 वाला प्रोजेक्ट। रैंक 3 वाला प्रोजेक्ट जो था वो था 4। अब यहां फंस गया मैं, बताओ कैसे? सर ये तो 4.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिल्कुल सही, लेकिन मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा था कि हम ये मान के चल रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल। हाँ सर, तो आप बताओ मुझे क्या करेंगे फिर। देखो, अगर मेरे पास 4.5 लाख होते तो क्या मैं प्रोजेक्ट 4 पूरा ले लेता? ठीक है सर, बट मेरे पास पैसा कितना बचा है? 1.5 लाख। तो सॉल्व करके देखो, क्या हमें पूरा प्रोजेक्ट P4 मिलेगा या उसका 1/3 मिलेगा? अच्छा, इसका मतलब डिविजिबल प्रोजेक्ट में पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट भी लिया जा सकता है। यस, तो बस मुझे इतना बता दीजिए कि हम प्रोजेक्ट नंबर 4 पूरा लेंगे या 1/3? 1/3। और ऐसे में क्या 1.5 लाख रुपए चाहिए होगा? बिल्कुल। अच्छा मुझे एक बात आओ, जब आपने प्रोजेक्ट ही 1/3 लिया है, तो आपको एनपीवी पूरी मिलेगी या वो भी 1/3 मिलेगी? सर वो भी 1/3 मिलेगी। कैसे? प्रोजेक्ट 4 की एनपीवी थी 81, तो आपको 81 नहीं मिलेगा, 1/3 ऑफ 81 मिलेगा। ठीक है ना? तो कितना आएगा चेक कर लेते हैं, 27। तो मेरे बच्चे पैसा पूरा यूज हो गया, एंड ये हमारी टोटल एनपीवी आ गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ प्रोजेक्ट कौन कौन से सिलेक्ट हुए, तो बताओ। सर प्रोजेक्ट 1 पूरा सिलेक्ट हुआ, थर्ड पूरा सिलेक्ट हुआ, फिफ्थ भी पूरा सिलेक्ट हुआ, लेकिन फोर्थ का 1/3 सिलेक्ट हुआ। सर बहुत बढ़िया। और इस तरह से क्या हमारे पास ऑप्टिमम प्रोजेक्ट सिलेक्शन आ गया। अच्छा सर, लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो हम तब करेंगे जब प्रोजेक्ट्स क्या होंगे? डिविजिबल। लेकिन सर अगर ये प्रोजेक्ट इनडिविजिबल होते तो? सर बिल्कुल सही, ये मेरा अगला क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन का आंसर बताओ, अगर मेरा प्रोजेक्ट क्या होता? इनडिविजिबल। बट उससे पहले इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए जरा। आप खाली फोटो भी ले सकते हो इसकी ना। ठीक है बेटा, इसकी भी आप स्नैपशॉट ले लीजिए। बस अब हमें एक क्वेश्चन और करना है कि अगर ये इनडिविजिबल होता तो कैसे करते।
तो लिखो जरा, देखो स्टेप नंबर 1, अमाउंट रिक्वायर्ड सेम ही होता बिल्कुल, पहला स्टेप बिल्कुल सेम, 17। अवेलेबल कितना है, 10। तो हम यहां पे क्या लिख देंगे कि शॉर्टेज है, इसका मतलब कैपिटल रैशनिंग करनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 2, रैंकिंग, बिल्कुल वही सेम, ठीक है ना, सेम बिल्कुल सेम, 1 3 5 4 5 6, 3 लाख था इसमें, 3 3.5 4.5 2 4, फिर इसका पीआई जो गिवन था वो भी लिख लेते हैं, 1.22 1.20 1.18 1.20 1.05, और एनपीवी जो हमने निकाला था वो भी लिख देते हैं। ठीक है सर, रैंकिंग भी कर देते हैं सर, यहां तक सेम है, बिल्कुल बिल्कुल सर, डिविजिबल और इनडिविजिबल में यहां तक कोई चेंज नहीं, बस सिलेक्शन हमें ध्यान से देखनी है बस, ठीक है ना। तो लीजिए सिलेक्शन टेबल बना रहा हूं मैं, आइए देखते हैं। देखो कैसे बनाते हैं सिलेक्शन टेबल, वो सीख लो आप। आपने क्या करना है, रैंक 1 2 2 3 4, ठीक है। फिर यहां पे लिखना है आपने आउटफ्लोस, 3 लाख, 3.5 2 4.5 4। क्या समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूं, देखो फर्स्ट रैंक का आउटफ्लो 3 था, तो फर्स्ट रैंक का आउटफ्लो 3 था, और उसका एनपीवी कितना था 66, वो भी लिख देते हैं। सेकंड रैंक दो जगह पे थी ना, इसका आउटफ्लो 3.5 था और एनपीवी 70। थर्ड वाले का मतलब सेकंड रैंक इसकी भी थी 2 लाख और 40, 4.5 पे 81 और 4 पे 20, ठीक है जी। अब देखो मैं सिलेक्शन कैसे करूंगा, यहां पर ना हमें लास्ट में एक कॉलम बनाना है एनपीवी एंड सरप्लस, याद रखना ये क्वेश्चन है इंडिविजिबल, ठीक है। जस्ट 2 मिनट लूंगा मैं आपके, खत्म। फिर ये देखो, हम क्या करेंगे, फर्स्ट चॉइस बनाएंगे, इसे सिलेक्ट करो, इसे सिलेक्ट करो, इसे सिलेक्ट करो। अब मुझे बताओ यहां कितना चला गया मेरा, 3 लाख, 3.5 कितना हो गया, 6.5, और 2 8.5, 10 लाख पड़ा था, 8.5 खर्च हो गया। अब बचा 1.5, लेकिन 1.5 में ना मैं ये ले सकता हूँ ना मैं ये ले सकता हूँ, ठीक है सर। तो सरप्लस 1.5 पड़ा ही रह जाएगा, और इन तीनों प्रोजेक्ट में टोटल जो एनपीवी देखने को मिलेगी क्या, वो 176 आएगी, ठीक है सर। सर 1.5 लाख में हम ये नहीं ले सकते ना सर, ना इनडिविजिबल है ना, तो इनडिविजिबल में मैंने क्या कहा था, पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट तो मिलता ही नहीं है, या तो पूरा मिलेगा या मिलेगा ही नहीं, ठीक है सर। स्टेज 2 पे चलते हैं, हमने इसे ले लिया, 3 हो गया, इस बार हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है सर। इसको ले लेते हैं, 3 और 2 5, इसको भी ले लेते हैं, ठीक है सर। अब बताओ, 3 यहां था, 2 यहां था, 5 5 और 4.5 कितना हो गया, 9.5। तो मुझे बताओ अभी भी कितना बचा, 50,000। अब इन तीनों की एनपीवी मिलाओ, 66 40 81,
तो ये कितना आएगा 121, 181, 187। तो आपका एनपीवी आ जाएगा 187 और आपका सरप्लस हो जाएगा 50,000। ठीक है सर। तीसरा चॉइस बनाओ। आपने कब तक बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। जब तक आपका एनपीवी हाईएस्ट ना आ जाए तब तक आपने चेक करना है। ठीक है, मान लो इस बार मैं फर्स्ट को ही छोड़ देता हूँ, 3.5 ये ले लेते हैं, 2, 3.5 और 2 कितना हो गया 5.5, ये भी ले लेते हैं 4.5, 5.5, 4.5, 10, क्या पूरा यूज हो गया। ठीक है सर। अब मुझे बताओ इन तीनों में हमारा एनपीवी कितना आएगा, 70, 40, एक 10 और 81, क्या 191। आप देख रहे हो हर अगली प्रोसेस में क्या मेरा एनपीवी बढ़ रहा था। बिल्कुल सही सर। अब और कॉम्बिनेशन बना के देखो बस, और वैसे कोई बनेगा नहीं। क्या 191 सबसे मैक्सिमम आ चुका है हमारे पास, तो क्या हमें प्रोजेक्ट ये और ये, क्या ये 3 प्रोजेक्ट लेने चाहिए, तब जाके हमारा एनपीवी विल बी मैक्सिमम। ये है इंडिविजिबल प्रोजेक्ट का तरीका, हो जाएगा। वेरी गुड। अब बच्चे मैंने आपको सिर्फ ना एक ओवरव्यू दे दिया है हर तरह की टाइप्स का। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि आप इसको ऑफिशियली प्रॉपर तरीके से अपने रजिस्टर में फटाफट से चेक कर लेना, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और बहुत जल्द यूनिट 1 का पूरा रिवीजन 4.5 घंटे का मैं आपके साथ लेकर आ रहा हूँ, और उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन, इनफैक्ट 4.5 घंटे वाली क्लास मैंने रिकॉर्ड कर दी है। हो सकता है कि मैं कल 11 बजे उसको अपलोड भी कर दूं। ठीक है जी। यूनिट 1 जिसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, सारे चैप्टर होंगे। ठीक है जी। चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अच्छे से मेहनत करो, आई एम वेरी श्योर आपको बहुत 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 बेनिफिट होगा इन सब रिविजन्स का। ठीक है जी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।